तो दिस इज PYQ सीरीज पार्ट 3। ओके, इसमें हम जो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास वेरियस फॉल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, देखिए ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी आते हैं क्वेश्चन एंड डेफिनेटली स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो हमें याद करना है फॉल्स का, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या क्या नाम है। देखिए, एंजल फॉल्स, वेनेजुएला, इसके सामने योसेमाइट फॉल्स, देन नाइग्रा फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स, कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कनाडा, इस टाइप से ऑप्शंस जो है हमें दे रखे हैं। ओके, तो देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, एंजल फॉल्स को अगर हम मार्क करें तो ये आ जाएगा आपका नंबर 1। अभी देखिए, वेनेजुएला न्यूज़ में भी है बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली ये फॉल्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव योसेमाइट फॉल्स। योसेमाइट फॉल्स की बात करें सो दिस इज़ इन कैलिफोर्निया। देन नाइग्रा फॉल्स, ये डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के अंदर, सॉरी ये अपोजिट कर दिया। नाइग्रा फॉल्स, एक सेकेंड, हाँ, ये विक्टोरिया फॉल्स साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नाइग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा में आ जाएगा, राइट। सो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सभी फॉल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉल्स से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है डेल्टाज की बात की गई है, कितने टाइप के डेल्टा है और कहाँ कौन सी नदी में बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बर्ड फुट डेल्टा है, एस्चुराइन डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा एंड आर्क्वेट डेल्टा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि बर्ड फुट का डेल्टा, यानी बर्ड की शेप में ऐसे इस टाइप से पैरों का जो फुट है वो बनता है किस पे भाई, ये बनता है मिसिसिपी पे। किस पे बनता है भाई, मिसिसिपी पे। ओके, देन वी हैव एस्चुराइन। एस्चुराइन की बात करें, जो एस्चुरी होती है वो आपका किस पे बनता है भाई, मैकेंजी पे। ठीक है, किस पे बनता है भाई, मैकेंजी पे। देन वी हैव ट्रिपल डेल्टा। ट्रिपल डेल्टा बनता है नाइल जो रिवर है, ठीक है। और आर्क्वेट का जो डेल्टा है वो किस पे बनता है, महानदी पे, महानदी रिवर पे। चलिए, ये तो हो गया आंसर की बात। तो ये कहाँ से मेनली पूछा जा रहा है, अगर हम बात करें तो हमारे पास ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, कि कुछ कंसेप्ट्स हैं उसको थोड़ा सा डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात। फिर हमारे पास एक बुक होती है पढ़ने के लिए, जीसी लियोंग, उसके अंदर है ये डाटा। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ चीज़ों पे डिस्कशन है, जैसे इंटरनेशनल लेवल की जो रिवर्स हैं। ओके, देन वी कैन यूज़ एटलस ऑल्सो। सो दिस इज़ अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम इसको काउंट कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, द एंशियंट बुद्ध स्तूप इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर। और जो हमारे पास स्टेटमेंट 2 है वो है, द माउंट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 3 एकड़ अप्रोक्स, और हाइट जो है वो 4 मीटर है सराउंडिंग के ग्राउंड लेवल से। तो ये सब बातें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि एंशियंट बुद्ध का जो स्तूप है, ठीक है, ब्रह्म सरोवर के पास वो स्थित है, वेस्ट पे, ठीक है, ब्रह्म सरोवर के वेस्ट पे। तो ये बात बिल्कुल ट्रुथ है कि वेस्टर्न साइड पे है। अच्छा, ब्रह्म सरोवर अब कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, तो ये है हमारा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, के आर मीन्स यहाँ पे शॉर्ट में कुरुक्षेत्र, राइट। तो कुरुक्षेत्र में लोकेटेड है। ओके, तो ये एक आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट भी है जो हम हरियाणा जीके में पढ़ते हैं, हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा डेप्थ में है। अब ये कह रहा है कि माउंट का जो एरिया है वो 3 एकड़ है, 4 मीटर उसकी हाइट है। ओके, तो ये भी इन्होंने जो है ठीक बताया है ना, ये भी यहाँ पर ठीक है स्टेटमेंट। थोड़ा सा सर्च करने पे देखेंगे तो हम ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये भी। बट द थिंग इज़, अब आंसर कौन सा आएगा। ये बात ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या वेस्ट साइड हाइट से मैच करती है, नहीं। तो मतलब ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, राइट, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिट टाइप ऑफ हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है हम अरिहंत की जो हरियाणा जीके की बुक आती है उसको डिटेल में पढ़ें तो हमारे पास ये ऑप्शंस बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल साइट है, ठीक है, या आर्कियोलॉजिकल साइट एक टाइप से बोल सकते हैं, मोन्यूमेंट्स वगैरह में। तो इन्होंने पेयर दिए हैं, सबसे पहले आपको बताना भी करेक्टली मैच्ड कौन सा होगा। ये भी हरियाणा जीके से ही है ये क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है कि आराम ए को सर का है नारनौल में, दूसरा भाई की बाउली जो है महम रोहतक में, और टॉम है जो शेख तैयब की, तैयब नोट शेख चिल्ली, ठीक है, वो कहाँ पर है भाई, कैथल में। इन्होंने ये ऑप्शंस दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, पेयर्स में अगर हम देखें तो ऑप्शंस में नन है, ओनली 1, ओनली 2 और ऑल 3, ये तीनों ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर हम बात करें कि आराम ए को सर की जो बात है, ठीक है, ये नारनौल में ही है, और किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है शेर शाह सूरी से, शेर शाह सूरी से रिलेटेड है। ठीक है जी।
अच्छा, दूसरी बात है शेख तैयब की जो टॉम्ब है वो क्या कैथल में है? नहीं जी, वो कैथल में नहीं है। तो फिर कहाँ पर है भाई? वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर भी कहाँ पर है भाई? थानेसर में है। ठीक है, कहाँ पर है? थानेसर में। तो काफ़ी ये भी डेप्थ में क्वेश्चन है, राइट। और भाई अब यहाँ से क्या जाएगा? सी ऑप्शन कट गया, नन भी कट गया। नाउ ओनली टू जो है ये भी ठीक है, महम के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई भूमिया और खेड़ा के बारे में आप क्या जानते हैं? कह रहे हैं कि ये गॉड हैं जो गांव के देवी देवता होते हैं। ठीक है, हम सुनते भी हैं। ठीक है, दादा खेड़ा वगैरह हम जो पूजा करते हैं। ठीक है, तो हरियाणा जी के से ही क्वेश्चन आ गया। फिर ये कह रहा है कि भूमिया जो वर्शिप करते हैं मैरिज के टाइम पे, बिल्कुल करते हैं, एक बेसिक सा कंसेप्ट है। कह रहा है पहला मिल्क जो काऊ या बफेलो का है वो भी ऑफर किया जाता है यहाँ पे भी, ये भी होता है। अब देखो, मान लीजिए इनमें से कोई नहीं भी होता है, एग्जाम्पल के तौर पे भाई कल्चर है, कल्चर में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, राइट, कि यही होगा 100%। भाई हो सकता है इतने गांव हैं, है ना, कहीं पर तो ये मिल्क जो है ऑफ़र किया जाता होगा, कहीं पर मैरिज में जो है पूजा होती होगी, कहीं पर तो गांव के देवी देवता होंगे ये, है ना। तो इस टाइप से जो है ये एक लॉजिकली भी इसका आंसर जो है सभी ऑप्शंस इसके ट्रू हो जाएंगे। सभी ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, करेक्ट पूछा है तो सभी ऑप्शंस ट्रू हो जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि घेटी, लगर, बसन, नोहरा। अगर थोड़ा हिंदी में पढ़ते हैं, घेटी, लागड़, ठीक है, बासन, नोहरा, ये सब मैच करने हैं। तो आप हरियाणा जी के जब आप पढ़ेंगे तो घेटी किसको बोलते हैं भाई? ये बोलते हैं, जैसे ये नहीं बोलते हैं कि लागड़ भैंस वगैरह, ठीक है, तो ये हो गया मिल्किंग एनिमल से रिलेटेड। तो बी का हो गया भाई वन, बी का वन अगर हम मैच करें तो ये आंसर हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि नोरा, नोरा डेफिनेटली जो आउटर हाउस होता है उसको बोलते हैं। सो डी का 2 हो गया, यहाँ पे भी डी का 2 हो गया। ठीक है, अब घेटी जो है वो किसको बोलते हैं? घेटी का बेसिकली हो गया पिक्चर से रिलेटेड, ठीक है, यानी मटकी से। ठीक है, और जो नहीं सॉरी एक सेकंड, बासन, बासन जो मटके को बोलते हैं ये हो गया मटकी। ठीक है, और घेटी हमारी गर्दन होगी यहाँ से, और लागड़ क्योंकि हिंदी में थोड़ा इजी है मैच करना एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश के। इसके बाद है हमारे पास नोरा जो है बाहरी घर को बोलते हैं, तो इस टाइप से मैच हो जाएगा। दिस वॉज ए ईजी क्वेश्चन, अगर हम इसको हिंदी में रीड करते तो डेफिनेटली ये और ईजिली हो जाता। ठीक है, सो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइनेस्ट और सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड बाउली जो है हरियाणा की, ठीक है, वो कहाँ पर है? महम में। ओके, कोइन जो मिले हैं लेटर योद्धाज के, जो 3rd और 4th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, वो कहाँ मिले हैं सबसे ज़्यादा? रोहतक में। ये ठीक है, ये हरियाणा जी के बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम। कह रहे इमेज ऑफ कार्तिकेय, ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। कह रहे सिटिंग इन ललित सान ऑन पीकॉक, वो कहाँ डिस्कवर हुआ है? खोखरा कोट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सभी क्वेश्चन रोहतक से पूछ लिए गए हैं देखा जाए तो, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में। तो ये कह रहा है कि सबसे फाइनेस्ट और बेस्ट प्रिजर्व्ड बाउली का है महम में, ठीक बात है ये भी, ठीक है, और मुगल टाइम्स से ही डेटेड बैक है, काफ़ी पहले से भी। बल्कि कोइंस जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो भी हमें रोहतक से ही मिले हैं। और रोहतक में कहाँ से मिले भाई? खोखरा कोट से। ये देखो यहाँ पर लोकेशन दे भी रखी है यहाँ पे पहले ही, यहीं से जो है कोइंस मिले हैं, कोइंस की जो है स्टडी की गई है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जो है 3rd की कार्तिकी की जो इमेज है वो भी कहाँ से मिली है? यहीं से मिली है। तो सभी ऑप्शन इसके ट्रू हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ अ मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चन। थोड़ा सा 2 स्टेटमेंट हमें पता थी, एक पे थोड़ा सा रिस्क लेना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटेंजिबल जो हमारे पास कल्चरल हेरिटेज होती हैं उनको इंडक्शन कब हुआ उनका यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में? पुराने से नए तक उनको अरेंज कीजिए। ठीक है, तो अगर हम देखें कलबेलिया, बुद्धिस्ट चैंटिंग्स, रामलीला, कुंभ मेला और नवरोज़, तो यहाँ पर रामलीला जो है कब ऐड किया गया था? वो 2008 में। ठीक है जी, अब कलबेलिया कब ऐड किया गया था? जो राजस्थान का एक फोक डांस है, 2010 में। ठीक है, बुद्धिस्ट जो चैंटिंग्स है वो 2011 में ऐड की गई थी। कुंभ मेला जो है वो बहुत ही लेटेस्ट ऐड किया गया था, हम खबरों में देखते थे उस टाइम पे। और नवरोज़ जो है 2016 में ऐड किया गया था। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो 4th ऑप्शन वैसे भी लास्ट में आ जाएगा, तो ये कट गया और ये भी कट गया, राइट। इसके बाद सबसे पहले आएगा रामलीला, तो रामलीला के हिसाब से 3rd ऑप्शन आंसर ए इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो कुंभ मेला जो उस टाइम पे लेटेस्ट था उस टाइम के हिसाब से अभी आपको ये लर्न करना है, ये टॉपिक लर्न करना है कि इसके अंदर इंडिया से कौन कौन सी जो है कल्चरल हेरिटेज साइट जो है इंडक्ट की गई है रिसेंटली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। और इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे भी।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बोल रहे कि राग जो है एक मूड, स्पेसिफिक मूड पे डिपेंड करते हैं, टाइम कौन सा है दिन का उस पर डिपेंड करते हैं, सीजन पे। हर राग के 6 फीमेल कॉन्सोर्ट्स होते हैं जिनको रागिनीज बोलते हैं, ठीक है। और रागमाला पेंटिंग जो है वो उसमें राग और रागिनी को जो है दिखाया गया है, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक है कि राग को जो है ट्रेडिशनली अगर हम बात करें किस किस से लिंक किया गया भाई, रास, रास का मतलब होता है मूड या इमोशन। तो भाई इसमें जो है मूड भी आ गया, ठीक है, इसको बोलेंगे रास। ओके, टाइम ऑफ डे को हम क्या बोलेंगे भाई, समय। सीजन को क्या बोलते हैं भाई, ऋतु, राइट। तो ये हो गया राग के, बिल्कुल ठीक बात है। रागमाला में अगर हम बात करें तो 6 कंसोर्ट से जो है लिंक भी किया गया है, ठीक है। रागमाला सिस्टम के अंदर जो है इसमें लिंकेज भी देखने को मिलता है। और पेंटिंग में डेफिनेटली भाई पेंटिंग तो बहुत डेप्थ में होती हैं, ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है टॉपिक मिल गया आर्ट एंड कल्चर का, और स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करेंगे पेंटिंग की, ठीक है, पेंटिंग्स, ठीक है, इस पर थोड़ा सा फोकस हमारा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आदित्य L1, जैसे कि आपको पता है कि हम जो इसरो के जितने भी मिशंस होते हैं उनमें से किसी न किसी 1-2 मिशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो क्वेश्चन बनते रहते हैं उस हिसाब से। आदित्य L1 पूछा है इन्होंने, VELC, फिर आदित्य L1 पूछा है, सन, एटमोसफियर, कोरोना। तो घूम फिर के क्वेश्चन जो है ये अगर हम चेक करें तो ये बन रहा है आदित्य L1 पे ही, ठीक है, आदित्य L1 पे ही ये क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आदित्य L1 के अंदर ही कह रहे हैं एक स्पेस की ऑब्जर्वेटरी है, डेफिनेटली है। नो पेलोड है जो स्टडी करेंगे सन को, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, नो ही है, ठीक है। और किसको स्टडी करेंगे, सन के फोटोस्फीयर को पहले दो, ओके, फोटोस्फीयर को। देन वी हैव क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ठीक है, और कोरोना, ठीक है। और L1 पॉइंट पे ये काम होगा, ठीक है, L1 पॉइंट पे ये काम होगा, लांगराज पॉइंट पे बेसिकली। फिर कह रहे हैं VELC जो है वो इमेज सन के एटमॉस्फेयर की, कोरोना एट हाईएस्ट रिजोल्यूशन, ये VELC का काम होगा। VELC का मतलब है भाई विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफी, कोरोनाग्राफी। तो नाम से दिख रहा है भाई कोरोनाग्राफी, तो इससे मैच कर गया, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट इस आदित्य L1 के अंदर जो है अलग अलग ये सब होता ही है, डेफिनेटली नो पेलोड है तो इनमें से यही है, ठीक है, 4 ये हैं। तो आंसर सी जो है बिल्कुल सही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इसरो के जो फेमस प्रोजेक्ट्स हैं मेनली, ठीक है, या फिर जो मिशंस हैं, वी कैन से दिस वर्ड इज़ एक्यूरेट, मिशंस, तो हमें वो याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है इन्होंने स्पेस के रिलेटेड से ही बनाया है कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेटरी उस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर नाम देखो आप, क्या है, क्रेस्ट, सोलर ऑब्जर्वेटरी, रेडियो ऑब्जर्वेटरी, करेक्टली मैच, ठीक है। अब देखो वैसे तो क्वेश्चन इतना शॉर्ट में नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज क्या पता अब सोलर ऑब्जर्वेटरी किसके बारे में पूछ रहे हो, बट ठीक है, थोड़ा सा बनाया है तो क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो इन्होंने बोला है कि क्रेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है भाई सेंटर फॉर रिसर्च, ठीक है, रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। तो ये कहाँ पर है, होसेकोट में लोकेटेड है, ठीक है जी। अब ये किसके अंदर आता है, ये हमें जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की साइट पे जाएंगे तो हमें मिलेंगे सभी चीज़ें। सोलर ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी इसका नाम है। ये जो है ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड की ही, नॉट इंडिया ओनली, वर्ल्ड की, ठीक है। कब खुली थी भाई, 1899 में, और तमिलनाडु के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है। देन वी हैव रेडियो ऑब्जर्वेटरी। रेडियो ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो गोरी बिदनौर, ओके, कहाँ पर है ये जो है कर्नाटक में। अब थोड़ा सा देखेंगे तो साउथ में ही है मोस्टली चीज़ें, ठीक है, कर्नाटक में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो सभी ऑप्शंस अगर मैच हो जाते हैं तो वी गेट आंसर ऑल 3। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसरो की प्लस हमारा जो डिपार्टमेंट है साइंस टेक, अगर हम थोड़ा सा स्पेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो तभी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, करेक्टली मैच्ड पूछा है। और इन्होंने कहा इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम ताम्र कर दिया, ताम्र, ठीक है। देन वी हैव अमृत 2.0,
तो देखो इसके बाद अमरूद 2.0 हो गया, ये जो प्रिजर्विंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ये तो ठीक है, अमरूद हम पढ़ते भी हैं। प्लैश बोट, प्लैश किसके लिए? एरेटर्स को फ्रॉम बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज डिफ्यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? तम्र, तम्र नाम दिया है इसका। तम्र का मतलब क्या है भाई? टेक्नोलॉजी बेस्ड एआई सॉल्यूशन, है ना भाई, एआई सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है। और ये इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती रहती है सेंसर्स वगैरह से कि पूरा वाटर बॉडी को मैनेज करने के लिए। ये भी आपको पीआईबी में मिल जाएगा इजीली, ठीक है। अमरूद 2.0 की बात करें तो ये तो हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, इसमें रिजुविनेशन ही होता है वाटर बॉडी का, इन सब का ही डिस्कशन, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको जो है मिलेगा प्लैश बोट, इसका भी नाम है प्लैश बोट, सेम एरेटर्स को वाटर बॉडी से जो बॉटम से निकालने का काम ये करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 3। अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर ट्रेंड को आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो ऑल 3, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? ऑल 3। और चलिए ये तो अलग क्वेश्चन है, कोई और टफ क्वेश्चन, जैसे इसमें ऑल 3, ठीक है। देन वी हैव भूमिया ऑल 3, ठीक है। इसमें चलो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। देन वी हैव, चलिए मेन बात क्या है कि हम जितने भी थोड़े से लेंथी क्वेश्चन देख रहे हैं स्टेटमेंट वाले, जिसमें थोड़ा बहुत भी प्लस पॉइंट दिख रहा है हमें, सभी में आंसर अभी तक ऑल 3 चल रहा है। देखिए यहाँ पर हम ट्रिक का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि भाई इन्होंने स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही लिख दिया और हमें आंसर मिल गया। बट द कंसेप्ट विच इज़ मेकिंग इट टफ वो ये है कि हमें क्या पता नो है या नहीं है ना, हमें क्या पता कि क्रेस्ट का मतलब क्या है। ओके भाई, सोलर का रेडियो का तो चलो समझ में आ रहा है, हमें क्या पता कि फ्लैश बोर्ड का मतलब क्या है, राइट। तो ये है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए, सो भाई देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया कि आद्विक जो है किसको बोलते हैं? चिकपी को। पंचामृत क्या है? क्लाइमेट एक्शन प्लान, ये हम पढ़ते हैं, ये हमारे करंट अफेयर में भी आता है। मिशन लाइफ जो है लाइफस्टाइल इन हार्मनी विद दिस, ये भी ठीक है। इसमें क्या है कि लाइफ को ऐसे लिख लेते हैं, ये एफ कैपिटल, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल विद हो जाएगा इकोलॉजी, ठीक है, इस टाइप से बन जाता है, ठीक है। ओके, ये भी ठीक है। तो देन वी हैव आद्विक, आद्विक किसको बोल रहे हैं? चिकपी को, भाई ये भी ठीक है। अब इसमें ना तो आप यहाँ से निकाल सकते, ठीक है, सेम ही है, आप इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में पढ़ो। आद्विक जो है जो चिकपी को ही बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है करंट अफेयर का, ये पूरा करंट अफेयर का पार्ट था, ठीक है। जिन्होंने एनवायरनमेंट या फिर जो मिलेट्स वगैरह को फॉलो किया, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बन गया था। तो इसका भी देखो आंसर क्या है? ऑल 3 पेयर्स, ठीक है जी। इसके बाद देखो आगे आगे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन भाई, क्या लिखा है? भारत क्या है? एग्री इंफ्रा फंड, ओके। देन वी हैव लोंगपी पोट्री, भाई छत्तीसगढ़। देन वी हैव सुलूर बैम्बू विंड फ्लूट, तो ये क्या दे रखा है इन्होंने? मणिपुर। तो इन्होंने नाम दे दिए अलग अलग, है ना। अब नाम में देखते हैं, तो देखो यहाँ पर हम ऑप्शंस वही हैं सेम उसी तरीके के जो पहले बने हुए थे। तो इन्होंने बोला कि भारत क्या है भाई? ये एग्री इंफ्रा फंड ही है, ठीक है, दिस इज़ ट्रू। क्योंकि भारत का जो मतलब है वो क्या बनता है यहाँ पे, तो ये कम्प्लीटली हमारे पास बन रहा है एक AIF इंस्टीट्यूट है। AIF का मतलब क्या होता है भाई? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है एक टाइप से, ठीक है, ओके। ये इनिशिएटिव्स हैं हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के, ये हमें PIB की साइट पे मिलते हैं ये भी। देन वी हैव लोंगपी पोट्री। अगर हम लोंगपी पोट्री की बात करें तो इट इज़ डज नॉट बिलोंग टू छत्तीसगढ़, ठीक है। ये किससे बिलोंग करता है भाई? ये बिलोंग करता है मणिपुर से। इन दोनों को इन्होंने इंटरचेंज किया, है ना। और सुलूर जो है वो आपका सॉरी, इन दोनों को इंटरचेंज इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि थर्ड का मणिपुर ही आंसर हो, छत्तीसगढ़ का बट मणिपुर है, राइट। देन वी हैव सुलूर बैम्बू विंड फ्लूट, एक फ्लूट है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलता है भाई? तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है भाई? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, आंसर इज ओनली 1 पेयर, ठीक है। तो ये तो काफ़ी टफ ही क्वेश्चन था, बट ये हम GI टैग वगैरह पढ़ते हैं, उससे आ गया थोड़ा सा, कुछ एग्रीकल्चर का जोड़ दिया उसमें, तो काफ़ी मुश्किल सा ये बना दिया इन्होंने, राइट। टफ था ये क्वेश्चन। देन वी हैव अगली स्कीम, श्रेयस स्कीम के बारे में, इसमें फ्री कोचिंग स्कीम दी जाती है। तो भाई इसके अंदर देखो श्रेयस स्कीम की बात करें, इसमें क्या बोला है? इट प्रोवाइड्स कोचिंग ऑफ गुड क्वालिटी फॉर भाई इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड SC OBC एंड माइनॉरिटीज़। कह रहा है इसमें सीलिंग जो है, मतलब लिमिट जो है इनकम की, वो 8 लाख पर साल है।
अच्छा, फिर रेशियो जो SC OBC स्टूडेंट्स का होगा 70-30 होगा, जिसमें 30% सीट रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए हर कैटेगरी की। रेशियो ऑफ SC OBC एंड माइनॉरिटीज़ टोटल 50, 30 और 20 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये दोनों लगभग सेम सा ही स्टेटमेंट उठा रहा है रेशियो, है ना। अब ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो लिमिट भी उठा रहा है। चलिए देखो सबसे पहले बात करते हैं, अब नाम हो गया फ्री कोचिंग, तो ऑब्वियसली बात है कोचिंग तो मिलेगी, है ना। अब ये कट गया, फर्स्ट तो ठीक है, राइट। नाउ वी हैव टू चेक ओनली थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बता दिया ना पहले ही कि क्वेश्चन को कैसे पता करना है। देखो यहाँ दोनों में बात हो रही है रेशियो की, तो यानी एक ही स्टेटमेंट ठीक मिलेगा। अब सीलिंग की लिमिट ओके अपने आप ही ठीक हो गया है, तो 8 लाख का है। अब कभी भी देख लेना OBC कैटेगरी हो भाई, EWS कैटेगरी हो, काफ़ी सारी कैटेगरीज में जो 8 लाख की लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, राइट। अभी बोल रहा है कि रेशियो जो SC और OBC स्टूडेंट्स का वो है 70-30, जिसमें से 30% महिलाएं हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई 30% महिलाएं तो ठीक है, बट 70-30 का रेशियो नहीं है। द रेशियो इज़ दिस, क्योंकि आप एक चीज़ मिस कर गए। इन्होंने क्या बोला है कि SC OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए कोचिंग है। इसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरीज का डिस्कशन किया, SC और OBC का, लेकिन इसमें तीनों का। तो यहाँ चलेगा लॉजिकल थिंकिंग। सो थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बट फोर्थ इज ट्रू। तो बी आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है जी, बी आंसर आपका बन जाएगा। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, अरे कितनी बार क्वेश्चन आया इस पर, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पे। तो देखो ये जो है UPSC में भी क्वेश्चन आया है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। एक वर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि बैंकिंग से हर एक व्यक्ति को जोड़ना एक टाइप से, सो दैट डिजिटल बैंकिंग हो, उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अगर देना है सरकार को तो वो जल्दी हो सके, है ना। फिर बैंक अकाउंट्स होंगे तो इससे ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, कोई भी चीज़ है जो इजीली ट्रैक हो जाएगी। तो ये सब है। अब ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं, राइट। ऑप्शंस में देखो इन्होंने बोला है दैट फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विस एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ओके, फाइनेंस की बात हो रही है कहीं ना कहीं। इन्होंने कहा इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होगी दूर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी इंक्लूजन के लिए। ओके, इसके बारे में भी हमने कहीं ना कहीं डिस्कशन किया, तो ये भी थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, ये भी थोड़ी बहुत ठीक लग रही है। हम लॉजिकली सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि इसमें क्या होगा कि एक बेसिक अकाउंट खुलेगा बैंक में सेविंग्स का, जिसमें मिनिमम बैलेंस होगा 500 रुपये, और उस पर कोई जीरो चार्ज रखा है इन्होंने, ठीक है, बैंकिंग के हिसाब से। सो यहाँ हम थोड़ा सा डाउट रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 डाटा हैं, 500 रुपये, जीरो चार्ज, मिनिमम बैलेंस, सेविंग्स अकाउंट, और 2-3 चीज़ें लिखी इन्होंने। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनको क्या मिलेगा भाई, डेबिट कार्ड मिलेगा, वो भी देश में हमारी जो कंपनी उनके हिसाब का डेबिट कार्ड मिलेगा। दिस इज़ अगेन डाउटफुल, कि क्या पता मिले ना मिले, है ना। ये दोनों जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। अब हमें सभी ऑप्शंस को देख के हमें आइडिया सा हो गया कि मोस्टली 2 ऑप्शंस पे जा रही हैं बातें, तो यानी कहीं ना कहीं एक आधी स्टेटमेंट गलत हो सकती है। अब इन्होंने बोला है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बिल्कुल ठीक बात है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है 1, कि भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना का काम ही फाइनेंशियली इंक्लूड करना है सभी को, ठीक है, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो खासकर। तो ये बिल्कुल अपना ठीक है, यहाँ पर DBT वगैरह के लिए है। अब ये कह रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होगी लोअर कॉस्ट वाइड रीच के लिए। देयर इज़ अ डाउट, वी डोंट नो कि हो भी सकती है, नहीं भी। भाई खाता खोलने के लिए हो सकता है फॉर्म भरवा लें सिर्फ, तो ये कट गया, और ठीक है 1 तो हर एक में है। इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई क्या है थर्ड स्टेटमेंट, कि इसमें सेविंग अकाउंट खुलेगा 500 रुपये और जीरो चार्ज। ये गलत है भाई, इतना बड़ा डाटा नहीं है, ठीक है। कोई मिनिमम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, देयर इज़ नो मिनिमम बैलेंस। भाई जीरो अकाउंट, इसको बोलते हैं जीरो अकाउंट, जीरो पेमेंट या जीरो सेविंग्स के साथ ही खाता खुलता है, जीरो बैलेंस, है ना, जीरो बैलेंस के साथ, ये एक प्रॉपर वर्ड है, ठीक है। कोई मिनिमम वो नहीं है क्राइटेरिया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। थर्ड कट गया, आंसर इज बी। लास्ट है इसमें डेबिट कार्ड मिलेगा, अरे भाई मिलेगा भाई, कौन सी कंपनी बनाती है देश में, रुपे कार्ड, राइट। हमारे पास और भी होते हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, है ना, वो सब USA की कंपनीज़ हैं, बाहर की कंपनीज़ हैं। तो ये है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये अब आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला इन्होंने कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, फिर अशोक जी से है, फिर सतवाहन राजा सतकर्णी से है, अश्वमेधियन कुमार गुप्त का आ गया। तो घूम फिर के 4 राजा इन्होंने डाल दिए इसमें क्वेश्चन में, तो इट मेक्स इट टफ अगेन। तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जो व्याघ्रशील पोस्चर है, उन्होंने बताया कि वेस्ट पे कब्जा कर लिया समुद्रगुप्त ने। ओके, वी डोंट नो, हो सकता है वेस्ट की जगह ईस्ट हो, साउथ हो, क्योंकि समुद्रगुप्त तो हमें पता है कि नॉर्थ में थे, है ना, गुप्त एम्पायर में। कह रहा है कि कॉइन्स जो है अशोक के, वो इंफॉर्मेशन देते हैं उनकी गवर्नेंस सिस्टम। नो 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 नो, ये गलत है, क्योंकि इसमें पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, इसमें क्या ही
गवर्नेंस का पता चलता है। इसमें एक चीज़ पता लग सकती है कि ज्यूरिसडिक्शन एक तो है ना, फिर हो सकता है कि वैल्यू ऑफ मेटल्स, ये सब पता लग जाएगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो सेकंड गया, सेकंड गया, सेकंड गया, वैसे तो आंसर ही आ गया सी, बट द थिंग इज लेट सी। पहला गलत है। समुद्रगुप्त जी जो है, आपको पता है इनके सिक्कों में इनको लिरिस्ट, आर्चर, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते दिखाया है। तो व्याघ्रशील पोस्चर का मतलब क्या है, शेर वाला स्टाइल, वो सभी इनके पोस्चर में नहीं आता। और दूसरी बात, समुद्रगुप्त जी का जो रिलेशन है वो किससे है भाई, इलाहाबाद पिलर से, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद पिलर से उनका रिलेशन है। ये बात याद रखिएगा, किसका जी, समुद्रगुप्त का, ठीक है, समुद्रगुप्त का। ओके, ये हो गया। तो ये गलत है, 1 इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो वैसे भी कट गए है ना ये दोनों। अशोक जी ने जो है बहुत ही कम सिक्के किए, वो भी 5 मार्क थे मेनली, उनसे हमें नहीं पता लगता। अशोका जी ने जो है क्या क्या बनाया, वो बनाए पिलर्स, प्लस भाई हमारे स्तूप वगैरह हो गए है ना, रॉक एडिक्ट्स हो गए, ये याद करने पड़ेंगे। तो ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमारा जो पेपर हो उसमें आ जाए। अगला है कि सतवान किंग जो सतकर्णी है उनकी शिप दिखाई गई थी, बिल्कुल ट्रू है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिप किसके कोइंस पे दिखाई, सतकर्णी राजा के कोइंस पे दिखाई, काफ़ी बार आता है, बिकॉज दे वर रूलिंग इन वेस्ट एरिया, राइट। इन्फॉर्मेशन अश्वमेध का जो है मिलता है हमें कुमारगुप्त जी की अश्वमेध स्टाइल में, ठीक है। ये सभी, अच्छा ये सभी क्वेश्चन पता है किससे हैं, ये सभी क्वेश्चन है कोइंस के चैप्टर से, कोइंस से ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर हमें पता लग गया, सी ऑप्शन। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए ये सभी नाम किसके हैं पता है, ये सभी नाम अगर आप जाएंगे तो हड़प्पन सभ्यता में जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उस टाइम का इंटरनेशनल रिलेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ से ये नाम उठाए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दे, तो दिलमन जो नाम था वो था बहरेन का, ठीक है, प्लस नॉर्मल एंशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है मेनली। तो मैच अगर हम कर दें 3 को तो आंसर तो वैसे आने को तो ये आ गया, बट द थिंग इज़ वी नीड टू डू मोर रिसर्च। देन कम्स द मकन, और मगन भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मगन, मतलब माकरान, देखो मैच कर रहा है ना। अब महलुआ जो है ना वो हमारे हड़प्पा का नाम था, तो हड़प्पा में एक ही एरिया था इनमें से, सिंध एरिया। वैसे एक बात सोचिए आप, सी को अगर 1 से भी मैच अगर आप कर देते ना तो भी आपका आंसर आ जाता नियरली, है ना। फिर एक चीज़ मैच करनी थी, वो मकन को मगन से कर सकते थे, आंसर हमारे पास बन जाता, ठीक है। देन कम्स द उर, उर भाई उर हो गया मेसोपोटामिया को, ये जो है आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हरियाणा की जिक्के में भी आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों में जहाँ पर भी आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ पर ये आएगा,